समंदर से एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मिट्टी का चूल्हा अब ठंडा पड़ा था और लकड़ी का उनका पुराना झोंपड़ीनुमा घर तेज हवाओं में कांपता रहता था। सबा के दिल में अब यह बात घर कर गई थी कि शायद उसने गलत इंसान से निकाह कर लिया है। वह भीतर ही भीतर इस सोच से घिरी हुई थी कि अब और नहीं झेला जा सकता। उसी सुबह हारून अपनी नाव लेकर समंदर की ओर निकल पड़ा। आसमान में हल्के बादल थे और समंदर शांत था, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा तूफान था। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी और हर लहर के साथ उसकी उम्मीद डूबती उभरती रही। वहीं दूसरी ओर सबा भी घर से निकलकर समंदर किनारे आ बैठी थी। लहरों को घूरते हुए वह सोच रही थी, कैसी किस्मत है मेरी, न पैसा न चैन, और अब तो सब्र भी जवाब देने लगा है। उसने खुद से वादा किया था कि अगर आज भी उसका शौहर खाली हाथ लौटा तो वह उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। वो अभी अपनी सोचों में ही डूबी हुई थी कि उसे दूर समंदर में एक नाव दिखाई दी। धूप की आखिरी किरण उस नाव पर पड़ रही थी और नाव धीरे धीरे साहिल की तरफ बढ़ रही थी। उसमें बैठा व्यक्ति और कोई नहीं, उसका शौहर हारून था। उसके हाथ में एक जाल लटका हुआ था, लेकिन दूर से यह समझ नहीं आ रहा था कि उस जाल में कुछ है या नहीं। जैसे ही हारून ने अपनी छोटी सी कश्ती को साहिल की रेत पर खींचा, दूर खड़ी सबा की निगाहें तुरंत उस ओर उठ गईं। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, शायद आज कुछ मछलियां ले आया हूं। मगर जब उसकी नजर खाली जाल पर पड़ी तो उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। कश्ती की हालत भी उसकी किस्मत जैसी लग रही थी, सूनी और थकी हुई। हारून के चेहरे की मायूसी खुद बयान कर रही थी कि आज भी समंदर ने उसे कुछ नहीं दिया। उसकी आंखों में बेबसी थी और वह सबा की तरफ देख भी न सका। चुपचाप कदम बढ़ाता हुआ अपने झोंपड़ी के दरवाजे तक पहुंचा और बिना कोई बात किए अंदर चला गया। सबा कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर तमतमाते हुए उसके पीछे चल पड़ी। घर के अंदर पहुंचते ही उसने ताना कसते हुए कहा, पूरी बस्ती के मछुआरों के जाल आज भी मछलियों से भरे हुए थे और एक तुम हो, जैसे समंदर ने तुमसे दुश्मनी पाल ली हो। 20 दिन हो गए और अब तक एक मछली तक नहीं पकड़ सके। हारून, जो घर की दीवार के सहारे आंखें मूंदे बैठा था, धीमे स्वर में बोला, मैंने हर रोज कोशिश की है सबा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही सो रही है। पर यकीन मानो, कल सब कुछ बदल जाएगा। सबा ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कड़वे लहजे में कहा, अगर कल भी तुम्हारा जाल खाली रहा तो समझ लो मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़ दूंगी और अपने मायके लौट जाऊंगी। ये कहकर वह गुस्से में बर्तनों के पास जा बैठी, जैसे अब वह हारून से हर चीज छिपाकर रखना चाहती हो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद हारून ने धीरे से कहा, सबा, मुझे यकीन है तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। सबा चुप रही। हारून फिर बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या खाने को कुछ मिलेगा? सबा ने तड़पते हुए पलटकर कहा, खाना? कहां से लाऊं खाना? कुछ कमा कर लाते तो शायद कुछ बना भी देती। मैं भी तुम्हारी वजह से भूखी बैठी हूं और अब तो ऐसा लगता है कि या तो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊं या फिर सीधा समंदर में कूद जाऊं। हारून ने सबा की कड़वी बातों को सुना और फिर चुपचाप उसकी तरफ देखा। कुछ पल वह खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। रात अब गहराने लगी थी। समंदर की हवा तेज थी, जैसे हर झोंका उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा हो। उसकी झोंपड़ी की खिड़कियां चरमरा रही थीं, मानो खुद हवाएं भी उसे धिक्कार रही हों। जैसे ही वह बाहर निकला, घर के अंदर सबा ने तेजी से मिट्टी के उस बर्तन का ढक्कन हटाया जिसमें वह कुछ रोटियां और थोड़ा बचा हुआ सालन छिपाकर रखे बैठी थी। भूख से बेहाल सबा ने बिना वक्त गंवाए वह खाना खाना शुरू कर दिया, जैसे डर हो कि कहीं हारून लौट ना आए। इधर हारून पैदल चलता हुआ अपनी बस्ती के एक पुराने साथी शिराज के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने पर शिराज बाहर आया। हारून ने धीमे स्वर में कहा, भाई, घर में आज कुछ भी नहीं है खाने को, अगर तुम्हारे पास थोड़ा खाना हो तो अल्लाह का वास्ता। शिराज, जो अब हारून को मनहूस समझता था, तिरस्कार भरे लहजे में बोला, यहां कुछ नहीं है, और सुन, अगली बार इधर का रुख भी मत करना। हारून की नजर उसके पीछे आंगन में रखी उन ताजी मछलियों पर पड़ी जो शिराज ने दिन में पकड़ी थीं और जिन्हें वह अगली सुबह बाजार में बेचने वाला था। हारून ने उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, भाई, अल्लाह ने तुम्हें खूब मछलियां दी हैं, क्या उनमें से एक मछली मुझे उधार नहीं दे सकते? ये भीख नहीं है, जब मेरी किस्मत जगेगी तो मैं तुम्हें 2 मछलियां लौटाऊंगा। शिराज ने हंसते हुए कहा,
तू और मछली पकड़ेगा? जिस जाल में हफ्तों से कुछ नहीं फंसा, उससे तू मुझे 2 मछलियां देगा? चल हट यहां से। हारून की आंखें झुक गईं। अपमान का घूंट निगलते हुए वह वहां से चुपचाप चला गया। फिर वह बस्ती के एक और घर की तरफ गया, मगर वहां भी उसे झिड़कियों और तानों के सिवा कुछ न मिला। हर दरवाजा उसके लिए बंद होता जा रहा था। आखिरकार थक हार कर हारून समंदर के किनारे आ बैठा। हारून की आंखों में नमी थी। समंदर की लहरें उसकी टांगों से टकरा रही थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने आसमान की ओर देखा। सितारे भी आज उसे धुंधले और दूर लगे। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे और दिल की गहराई से निकली पुकार खुदा तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ऐ मालिक, वह बुदबुदाया, अगर तू चाहता है तो एक लम्हे में सब बदल सकता है। सबके जाल भर रहे हैं तो मेरा ही खाली क्यों रह जाता है? मैंने क्या कसूर किया है? उसके लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता रोने में बदलते चले गए। समंदर की ठंडी लहरें उसके कपड़ों को गीला कर चुकी थीं और उसके भीतर की ताकत भी अब जवाब दे रही थी। वह वहीं रेत पर बैठा रहा, आंखें बंद, सांस भारी। तभी किनारे से गुजरते एक बुजुर्ग की नजर उस पर पड़ी। उनका नाम था आतिफ बाबा। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर और हाथ में लकड़ी की छड़ी। वे अक्सर शाम को समंदर किनारे टहलने आया करते थे। उन्होंने पास आकर धीमे स्वर में कहा, बेटा, पानी अभी और चढ़ेगा, यहां बैठना खतरे से खाली नहीं है, चलो उठो। लेकिन हारून अपने विचारों में इतना खोया हुआ था कि उसने उनकी आवाज ही नहीं सुनी। आतिफ बाबा ने फिर कहा, बेटा, सब खैरियत है ना? इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने धीरे से हारून के कंधे पर हाथ रखा और नर्म लहजे में बोले, अगर कुछ कहना चाहो तो मुझसे कहो। इंसान को हालात से डरना नहीं चाहिए बेटा, तू अकेला नहीं है। हारून ने आंखें खोली और अपने भीगे चेहरे के साथ बस एक सवाल पूछा। आवाज कांप रही थी, कुछ खाने को मिलेगा? आतिफ बाबा मुस्कुराए, जैसे उन्हें यह सवाल सुनकर दुख भी हुआ और अपनापन भी। उन्होंने प्यार से कहा, अगर बात सिर्फ इतनी सी है तो मैं अभी आया। यह कहकर वे लौट गए। हारून वहीं साहिल पर बैठा रहा, आंखें बंद करके सोच में डूबा। थोड़ी ही देर में आतिफ बाबा वापस लौटे। हाथों में एक छोटा सा थाल था जिसमें कुछ गर्म दाल, एक सब्जी और 3 रोटियां थीं। लो बेटा, थोड़ा सा खाना है, इससे भूख मिट जाएगी, उन्होंने कहा। खाना देखकर हारून की आंखें फिर भर आईं। उसने कांपते हुए हाथों से वह थाल लिया और सिर झुकाकर बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। बिना कोई और बात किए वह तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा, जैसे अब उसमें फिर से थोड़ा सा हौसला लौट आया हो। जब हारून खाने का थाल लेकर घर पहुंचा तो उसने मुस्कुराते हुए सबा से कहा, देखो, कुछ खाने का इंतजाम हो गया। सबा, जो पहले ही अपना पेट भर चुकी थी, चुपचाप थाल की ओर बढ़ी। 3 रोटियों में से उसने 2 अपने लिए अलग रख लीं और साथ में सालन का बड़ा हिस्सा भी। हारून के हिस्से में एक रोटी, थोड़ी सी दाल और थोड़ी सब्जी बची, मगर हारून ने कुछ नहीं कहा। उसे उसी में सुकून मिला। भूख तो थी, लेकिन संतोष उससे बड़ा था। खाना खत्म करते ही वह थककर बिस्तर पर लेट गया। आज वह जल्दी सो गया क्योंकि उसने तय कर लिया था कि सुबह की पहली किरण के साथ वह फिर से समंदर की ओर जाएगा, अपनी किस्मत को एक और मौका देने। अगली सुबह का नजारा कुछ अलग था। आसमान गुलाबी रंगों से नहाया हुआ था और समंदर की लहरें किनारे से टकराकर कोई पुरानी सी धुन गा रही थी। लगता था जैसे सब कुछ कह रहा हो, कुछ बदलने वाला है। हारून अपनी पुरानी चरमराती कश्ती लेकर निकल पड़ा। आज वह उस जगह गया जहां जाने से वह हमेशा डरता था। समंदर के भीतर का गहरा और भयंकर इलाका, जहां लहरें ऊंची और लहराती थीं और शार्क जैसी खतरनाक मछलियां तैरती थीं। उसकी कश्ती उस इलाके के लिए बनी नहीं थी, लेकिन आज उसका इरादा मजबूत था। उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया, सबा के लिए, उस घर के लिए जिसे वह बचाना चाहता था। हारून ने जाल उठाया और बिना झिझक के समंदर के गहरे पानी में फेंक दिया। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, या तो आज मछली मिलेगी या फिर यह समंदर उसे लील लेगा। कल रात सबा की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है मैं अपने माँ बाप के घर लौट जाऊं या समंदर में डूब मरूं। और फिर वो भी, अगर कल भी तुम्हारा जाल खाली रहा तो मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़ दूंगी। इन बातों का बोझ आज उसकी सांसों पर भारी था, लेकिन आज वह समंदर से खाली नहीं लौटना चाहता था।
चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। हारून अपनी कश्ती में बैठा जाल को गहरे पानी में फेंककर बेसब्री से किसी हलचल का इंतजार कर रहा था। उसका दिल बार बार यही सोच रहा था, अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबा सच में चली जाएगी। यह ख्याल उसके भीतर इस कदर घर कर चुका था कि अब उसे न तो समंदर की गहराइयों से डर लग रहा था, न ही मौत का खौफ बाकी रह गया था। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, किसी भी तरह एक मछली पकड़ना। घंटे बीत गए। सूरज अब आसमान के सबसे ऊंचे बिंदु पर था और अपनी तपिश से जैसे समंदर को भी उबाल रहा था। लहरें चमक रही थीं, लेकिन हारून का जाल अब भी वैसा ही सूना पड़ा था, जैसे कोई उसे देखकर हंस रहा हो। करीब 3 बज चुके थे। हारून की निगाह अचानक समंदर में दूर एक दूसरी कश्ती पर पड़ी। उसे लगा जैसे वह किसी जान पहचान वाले को देख रहा हो। कुछ ही देर में पहचान साफ हो गई। वह शख्स कोई और नहीं, शिराज था। हाँ, वही शिराज जिसने बीती रात हारून को ताने मारकर अपने घर के दरवाजे से लौटा दिया था। आज वह फिर समंदर में आया था। सुबह अपनी मछलियां बेच चुका था और अब दोबारा शिकार की तलाश में था। उसकी बड़ी मजबूत और सजी समरी कश्ती दूर से ही शानदार लग रही थी। उसमें बैठे शिराज के पास महंगे जाल, पक्के हुक और हर वो चीज थी जो एक कामयाब मछुआरे के पास होनी चाहिए। जब हारून उसकी कश्ती के पास से गुजरा तो उसने देखा कि शिराज की नाव मछलियों से भरी पड़ी थी। उसके जाल में अब भी मछलियां फंस रही थीं, जैसे समंदर उससे खुद खुश हो। शिराज उन्हें एक एक कर बाहर निकाल रहा था और संतोष के साथ मुस्कुरा रहा था। शायद शिराज ने हारून की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, क्योंकि लौटते वक्त उसने जानबूझकर अपनी कश्ती में रखी एक बेहद बड़ी मछली को उठाकर दिखाया। एक ऐसी मछली जिसकी कीमत इतनी थी कि बेच देने पर पूरे महीने की जरूरतें पूरी हो सकती थीं। उसकी नजरों में एक तरह का घमंड था और हारून की आंखों में वही पुरानी झलक, तन्हाई, तिरस्कार और एक न मिटने वाली उम्मीद। शिराज की भरी हुई कश्ती का मंजर देखकर हारून का दिल अंदर से टूटने लगा। उसे लगने लगा कि जैसे खुदा ने भी अब उससे मुंह मोड़ लिया है। मन ही मन उसने मान लिया कि आज भी वह खाली हाथ ही लौटेगा। सूरज ढलते ढलते अंधेरा घिरने लगा था और हारून उदासी की चादर ओढ़े अपनी पुरानी नाव को साहिल की ओर खींच लाया। जब वह घर के दरवाजे तक पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं सबा सच में उसे छोड़कर चली ना गई हो। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और उसकी सांस कुछ धीमी हुई जब उसने देखा कि सबा अभी भी घर में ही थी। घर के अंदर जाते ही हारून ने अपनी थकी आवाज में झूठ बोलते हुए कहा, आज किस्मत बहुत करीब आई थी। एक बड़ी मछली मेरे जाल में फंस गई थी, लेकिन कश्ती तक लाते हुए वो फिसल कर फिर समंदर में चली गई। कल यकीनन पकड़ लूंगा। सबा जो अपने बिस्तर पर लेटी थी चुपचाप उसकी बात सुनती रही, मगर उसकी आंखों में अब न कोई उम्मीद थी न कोई सवाल। उसने कुछ भी नहीं कहा। हारून ने एक गिलास में पानी भरा और उसे पीने से पहले सबा की ओर देखा। धीमे स्वर में बोला, मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं सबा। देखना, अच्छे दिन बहुत जल्द आएंगे। मगर हारून को यह नहीं पता था कि सबा के मन में अब उसकी कोई जगह नहीं बची थी। वह अब अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग थी। उसने अपने कपड़े, जरूरी सामान और कुछ रुपए एक पुराने संदूक में रख दिए थे। वह बस रात के गुजरने का इंतजार कर रही थी ताकि सुबह की पहली ट्रेन से अपने मायके लौट जाए। हारून इस सच्चाई से अनजान था। उसे लग रहा था कि चाहे वह मछली न पकड़ पाया हो, लेकिन सबा का साथ अब भी उसके पास है। यही सोच उसे